आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 के छात्रों के लिए। और विषय क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों? सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर के प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यह जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। और इस मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हो, यानी इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो, तो ये जो प्रश्न हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो मैं आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का पेपर आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसके पहले भी मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया है, जिसका वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएंगे। और साथ ही आप मेरे प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आपको मैंने हिंदी विषय के भी 2 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, उनका भी वीडियो आप जरूर देख लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। और पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा। कुछ सामान्य से निर्देश हैं जिन्हें जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अगला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तीसरा निर्देश है यहाँ पर यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं बा में विभाजित है, यानी आपका पेपर 2 खंडों में विभाजित हुआ होगा। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है। आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर कहां पर फिल करना होगा? OMR सीट पर फिल करना होगा। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ये भी करके बता दूंगा कैसे आपको OMR सीट फिल करना है, सब कुछ बता दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला जो यहाँ पर बिंदु है यानी निर्देश है OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मान लीजिए OMR सीट में A, B, C और D इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे और आपसे गलती से A की जगह D वाला गोला काला हो गया है, तो आपको क्या करना है? इसको ना तो इस तरीके से काटना है, ना ही इस पर इरेजर चलाना है और ना ही इसमें व्हाइटनर लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है आपको एग्जामिनर इसका भी नंबर काट ले। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा अगला जो खंड बा होगा 50 अंकों का होगा। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे और वर्णनात्मक एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। और सबसे मुख्य बात कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, उसके अंक उसके सामने ही अंकित हैं। और अगला है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। और अगला बिंदु है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। चलिए यहाँ पर खंड आ शुरू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। 20 अंक का खंड आ होगा, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर तो आ, बा, सा और दा लिखा है, लेकिन OMR सीट में क्या होगा? A, B, C और D लिखा रहेगा। तो आपको आ अर्थात A, बा यानी B
और सा यानी सी और दा यानी डी। इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। तो निम्नलिखित में या निम्न में कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनिक यानी ड्यूक मैटरनिक। यहाँ पर तीसरा वाला जो ऑप्शन है सी वाला, ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? पहला बिंदु है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। दूसरा है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। और तीसरा है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। पहला ही बिंदु क्या है, यानी पहला ही विकल्प सही है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी लिखे हुए हैं, यानी कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। मैंने आपको ऐसे तो बता दिया है कि 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 20 नंबर आपको मिलेंगे यदि आप 20 प्रश्नों का आंसर सही तरीके से और सही उत्तर ओएमआर शीट में फिल करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? कह रहा है क्या कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? पहला विकल्प है बाढ़ के कारण, अगला है सूखे के कारण, और यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अगला है महामंदी के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा महामंदी के कारण, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित था? विकल्प इस प्रकार से हैं, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? अमेरिका में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहना अपने सभी इष्ट मित्रों में, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप जो है अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या है? कठोर संविधान। दूसरा विकल्प है शक्तियों का केंद्रीयकरण। तीसरा है विकल्प संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। और अगला विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय। तो निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कठोर संविधान संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, बाकी सभी संघीय सरकार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? तो पहला है विकल्प धर्म, दूसरा विकल्प है भाषा, तीसरा विकल्प है आ और बा दोनों, और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म भी है और भाषा भी है, यानी धर्म और भाषा के आधार पर भी सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है समाज में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? पहला है विकल्प समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, दूसरा विकल्प है स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, और तीसरा विकल्प है बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो उसका अर्थ क्या होता है? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है
यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो पहला है विकल्प जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इटली और चौथा है ब्रिटेन। तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? फ्रांस देश से हुआ था। यहां पर बी वाला यानी बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो यहाँ पर विकल्प हैं दिए गए कुछ इस प्रकार से, रूसो, विक्टर इमैनुअल और तीसरा है काल्विन और चौथा है ज्यूसेppe मैत्सनी। तो ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? ज्यूसेppe मैत्सनी को माना है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों? क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। दूसरा है विकल्प व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तीसरा विकल्प है आ एवं बा दोनों और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा आ एवं बा दोनों। अगला प्रश्न है मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है विकल्प अनवीकरण योग्य संसाधन, तीसरा है जैव संसाधन और चौथा है संभावी संसाधन। तो मृदा किस प्रकार का संसाधन है? यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नवीकरण योग्य संसाधन है। पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है निम्नलिखित में पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? पहला विकल्प है गहन खेती, दूसरा विकल्प है अधिक सिंचाई, तीसरा विकल्प है वनोन्मूलन और चौथा है विकल्प अति पशुचारण। तो निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो यहां पर राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि संकुचन की समस्या सामने आ रही है। अगला प्रश्न है यहां पर भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? और यहां पर विकल्प है कुछ इस प्रकार से, पहला है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है पंजाब, चौथा है हरियाणा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा हैं केरल राज्य में। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? पहला विकल्प है रोजगार की परिस्थितियां, दूसरा विकल्प है आर्थिक क्रिया की प्रकृति, तीसरा विकल्प है उद्यम का स्वामित्व और चौथा है विकल्प किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा उद्यम का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? पहला विकल्प है भूमि का अनुपजाऊ होना, दूसरा है भूमि का दलदली होना, तीसरा है भूमि का उपजाऊ होना और चौथा है भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? भूमि का अनुपजाऊ होना भूक्षरण कहलाता है, यानी भूमि में जब उपजाऊ समाप्त हो जाता है, वह बंजर हो जाती है, तो उसी को भूक्षरण कहा जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न क्या है? गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो विकल्प है पहला दामोदर घाटी, दूसरा सोन घाटी, तीसरा महानदी घाटी और चौथा है चंबल घाटी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा।
अगला प्रश्न है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? यानी जिनके पास भूमि नहीं है उन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक विकास का लक्ष्य कौन सा है? पहला है विकल्प उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, और दूसरा विकल्प है वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, तीसरा विकल्प है अधिक मजदूरी, और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या है? क्या उपज ज्यादा होगी, उसका समर्थन मूल्य ज्यादा होगा तब उनको लाभ होगा, या वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें ये लाभ है, या फिर अधिक मजदूरी? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अधिक मजदूरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या विकल्प है इस प्रकार से, पहला, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, दूसरा है सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी है, और अगला है विश्व व्यापार संगठन या व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अगला है विकल्प, अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो पहला विकल्प है कोयला, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है आ व बा दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? उत्तर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। यह कैसा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। किस परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? अगला प्रश्न यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, और पहला विकल्प है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश की वृद्धि हुई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण भी है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, और राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। चलिए मैं बता दूं, वर्णनात्मक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कौन से हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना चाहिए। कह रहा है खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक फर्स्ट प्रश्न के रूप में, और उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है, और 50 अंक का आएगा खंड बा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न होगा 4 अंकों का, यानी एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। अथवा में जो प्रश्न है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेना। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो यह भी 4 नंबर का है, और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, चाहे तो आप पहले वाले प्रश्न का उत्तर लिखें या अथवा में पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर लिखें, आपको 4 ही नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्या आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है? इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अथवा में भी प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा
तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। और प्रश्न संख्या 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत पर या लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं? विवेचना कीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है यहाँ पर अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 5 है महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। और अथवा में जो प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? प्रश्न संख्या 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और अथवा में जो प्रश्न है वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है? और इसके बाद प्रश्न संख्या अगला है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अगला जो प्रश्न संख्या 8 है वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के कारण या सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन से यदि आप सहमत हैं तो कारण सहित उत्तर लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। और यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा मानचित्र संबंधी प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में यहाँ पर चिन्ह भी दिया है। इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ आपको मैप मिलेगा जिसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर 5 प्रश्न आएंगे इनको आपको बताना पड़ेगा कौन सा स्थान कहां पर है। तो आप सभी लोग क्या करिएगा आप जो है मैप वाले जो प्रैक्टिस सेट हैं आपके पास पुराने उन्हीं से आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आप सॉल्व करना भी जान जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा इसी तरह के 5 प्रश्न आएंगे। और इसके बाद आएगा प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। तो ये सब आपको नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर निर्देश दिया गया है 9 प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और मानचित्र का प्रयोग कीजिए। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी आपको भारत के ही मानचित्र में भरना होगा, मैप भरना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का दूसरा वाला मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया है। साथ ही जो 20 प्रश्न हैं बहुविकल्पी उनको भी सॉल्व कराया है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से निवेदन है कि आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।